दिल्ली से। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया और पहला वाला जो सुझाव था कि जनता अपनी कमान खुद संभाल ले, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब तक पार्टियों में हम बटे रहेंगे तब तक ऐसे ही लुटते रहेंगे। मंथन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करूंगा शफ़ी दहलवी जी से कि वो वर्तमान में देश के अंदर जो मुद्दे हैं और किस तरह से हम देश और मुद्दों के ऊपर प्रकाश डालते हुए संविधान और लोकतंत्र के हम मजबूत बना पाएँ और उसको आगे बढ़ा पाएँ और ऐसी ताकतें जो इन पर प्रहार कर रही हैं उनको कमज़ोर कर पाए, हरा पाएँ। आदरणीय शफ़ी दहलवी जी। मना कर रहे थे इनको यहाँ मैं उधर से थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा आप लोगों को। माइक की तरफ आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान देश के बुद्धिजीवी और देश के समाज के लिए भले की सोचने वाले मेरे साथियों और मुअज़्ज़िज़ आदरणीय सामीन, अभी जो बात आज यहाँ चल रही है देश के भविष्य को सामने रखकर बात की जा रही है और मुझे खुशी इस बात की है कि देश की आज़ादी के 70 साल के बाद अब देश के भविष्य की बात हम आज कर रहे हैं। लेकिन अफसोस ये होता है कि हर इलेक्शन में ये बात होती है। दो इलेक्शनों के बीच में ये बात नहीं होती। दो इलेक्शन के बीच में जब बात होती है, जनता का जो मिजाज है, मुझे देख के बहुत अफसोस होता है कि हम जो लोग जब बात कर रहे हैं सब सेंसिटिव लोग हैं, सिंसियर हैं और देश के भले के लिए उसके हित में सोचने वाले लोग हैं। लेकिन जिस समाज में, जिस देश में हम रहते हैं, वहाँ लोगों की क्या हालत कर दी है, उस पर हमें अफसोस होना चाहिए, जो नहीं होता है। हम तबसरा बहुत करते हैं, हमसे कातिल का ठिकाना नहीं ढूंढा जाता, हम बड़ी धूम से बस सोग मना लेते हैं। हम कहाँ जाएं? हम वो पहले वो मुद्दे तलाश करें किस वजह से ये चीज़ पैदा हुई जिस पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। और ये सब जो पॉलिसीज़ की अभी मेरे भाई बात कर रहे थे, ये पॉलिसियाँ क्रिएट क्यों की जाती हैं, इससे किसको लाभ पहुंचता है, किसको लाभ पता नहीं क्रिएट होती हैं। क्या आज इन पॉलिसियों को चैलेंज कर सका है? अभी एक हैंडबिल मेरे सामने आया था राइट टू एजुकेशन का, मैंने उसको जेब में रखा है अपनी, और मैंने 2009 से जब ये कानून बना था 2009 का, तो भारत के एचआरडी मिनिस्टर को मैंने बहुत बड़े हॉल के अंदर इस प्रोग्राम को रखा, इसके इशू के ऊपर, राइट टू एजुकेशन के ऊपर, और उनको चीफ के तौर पर बुलाया और मैंने चैलेंज किया था इस कानून को कि जो कानून आप बना रहे हैं इससे जनता की, आम जनता को फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है बल्कि उसको नुकसान होगा और इसमें ये कमियां हैं। तो उन्होंने ये कहा था उस वक्त कि आपने जो बताया है इस पर हम विचार करेंगे, आप हमें नोट लिख कर दीजिए, हम इसमें क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ उसके ऊपर। राइट टू एजुकेशन, मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आपसे। राइट टू एजुकेशन का मतलब है कि भारत के हर नागरिक का, उस बच्चे का जिसकी उम्र 13 साल हो चुकी है, शिक्षा प्राप्त करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। कानून बन गया, बच्चे का अधिकार है। अब उसके शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार के ताल्लुक से उसकी जीवन में, उसके शिक्षा प्राप्त करने में पैसा, स्कूल, डिस्टेंस, जाति, धर्म, ये मान्य कैसे हो सकता है? ये रुकावट कैसे बन सकता है? एजुकेशन का डबल स्टैंडर्ड, एक गरीब का स्कूल, एक मालदार का स्कूल, कैसे? जब हर बच्चे का शिक्षा प्राप्त करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो सरकारी और प्राइवेट का फर्क क्यों? किसी ने चैलेंज किया आज तक इस बात को?
किसी ने पूछा, शिक्षक का व्यवसायीकरण हो चुका, प्राइवेट स्कूल लाखों रुपया लूट रहे हैं लोगों से, और पब्लिक में ये क्रेज बन गया है कि अच्छी शिक्षा तो प्राइवेट स्कूल में मिलती है, सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा ही नहीं होती। टीचर तो प्राइवेट स्कूल में होते हैं। जब क्रेज ये बनेगा जनता का, तो अपने घर को बेचेगी, खास सबके पूरी प्रॉपर्टी को बेच देगी बच्चों को पढ़ाने के लिए, मजा के लेगी। एक एक स्कूल के अंदर 3-3, 4-4 लाख रुपए डोनेशन के तौर पर रिश्वत दी जाती है। एनुअल चार्जेस, किताबों के पैसे वर्दी में स्कूल से खरीदो, ये सब क्या है? कौन पूछ रहा है इसके ऊपर? किसने बात की है? जब बच्चे का शिक्षा प्राप्त करना उसके जन्म से अधिकार है, तो उसको एडमिशन में बाधा क्यों? बच्चे का एडमिशन करने के लिए सरकार के पास प्रबंध क्यों नहीं है? कोई ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई नहीं जाती है कि हर बच्चा, जब बच्चे पैदा हो जाए तो सरकार पर नोट होना चाहिए कि यहाँ ये बच्चा पैदा हुआ है, ये बच्चा 3 साल के बाद स्कूल जाना चाहिए। उसका स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं होता है? क्यों माँ बाप मारे मारे फिरते हैं? मैं एक तंजीम चलाता हूँ, मिशन एजुकेशन, पूरे देश के अंदर। हम देख रहे हैं कि लोग हम पर आके ये कहते हैं, भाई साहब ये फीस बहुत महंगी हो गई, कैसे मिलेगी? भाई साहब वो स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा हमारे बच्चे का, स्कूल में इतना पैसा मांग रहे हैं। क्या है ये? कौन है इस पॉलिसी का मेकिंग करने वाला? वही सत्ताधारी लोग। 80% सत्ताधारी लोगों के ताल्लुकात हैं प्राइवेट स्कूलों से, उनका लिंक है, उनकी डीलिंग है। आज तो कुछ चैलेंज नहीं कर सका इसको। शिक्षा वो चीज है जो भारत के 100% लोगों की समस्या है। मैं किसी एक जात की, एक ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, देश के हर नागरिक की समस्या है। प्राइवेट स्कूल क्यों है? सरकारी तरफ से इसका बंदोबस्त क्यों नहीं किया जाता है कि बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना उसका जन्म से अधिकार है, तो सरकार पर पॉलिसी होनी चाहिए उसको स्कूल में दाखिल करे। अगर स्कूल नहीं है तो स्कूल बनाए। किस चीज का बैरोमीटर लेके बैठे हैं? गरीब अमालदार का स्कूल का, उसके बच्चे भी साइकिल में क्या असर पड़ रहा है? एक मोहल्ले का बच्चा एक सरकारी स्कूल में पढ़ना जाता है, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ना जाता है, दोनों साथ साथ खेलते हैं, एक के स्टैंडर्ड ऊंचा है, एक के स्टैंडर्ड नीचा है। एक ही मोहल्ले के रहने वाले बच्चे, डबल स्टैंडर्ड। प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है वो, बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता है वो, उसका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा हो गया और उसका नीचा हो गया। एक ही देश के नागरिक हैं। क्यों? जन समस्या है ये। अस्पताल, एक मालदार का अस्पताल, गरीब का अस्पताल। गरीब के अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में लोग लाइन लगाए खड़े हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में मालदार के लोग बच्चे जा रहे हैं, पैसे वाले हैं वो, वहाँ इलाज अच्छा होगा, वहाँ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वहाँ हर चीज़ का इंतजाम है। सरकारी स्कूल में, अस्पताल में इंतजाम नहीं है। ये भी पॉलिसी का हिस्सा है ना। देश की जो आम समस्या जरूरतें हैं उसमें 4 चीज़ आती हैं: शिक्षा, रोजगार, सेहत और जीने मरने की आज़ादी। ये सब उसके बेसिक अधिकार है ना। किस चीज़ पर हम पूरे उतर रहे हैं? हमारे देश में ओबीसी का कानून मौजूद है। सरकारें, पार्टियां इस बात को इश्यू बनाती है कि हम रिजर्वेशन खत्म करेंगे। देश की जनता कहां खड़ी है? आप जाकर देखिए। देश की जनता के सामने ये इशू नहीं आते। उसके सामने क्या इशू आता है? विकास का इशू है। सड़क बन गई नहीं बन गई, पानी आएगा नहीं आएगा, बिजली लगी नहीं लगी, खंबा लगा नहीं लगा। हम माहौल में हैं और हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। और मैं इन बात की, उनकी बात से मैं सहमत हूं सरदार जी की, कि पार्टी के बेस के ऊपर जब चुनाव होगा तो कारोबार ही होगा। फिर कारोबार को तलाश करेगा इंसान। पैसे देके टिकट लेने वाला आदमी जनता का हितैषी नहीं हो सकता। फिर तो जनता में वो ढूंढेगी जिसके पास पैसा होगा। टिकट तो उसी को मिलेगा जिस पर पैसा होगा। तो नेता कौन होना चाहिए? जिस पे पैसा हो वो नेता होना चाहिए, चाहे कितना काबिल आदमी हो। अगर पैसा उसकी जेब में नहीं है तो किसी काम का नहीं है, बेकार है। तो देश का नेता कैसा हो? जिसकी जेब में पैसा हो, अकल से चाहे भैंसा हो, ऐसा हो या वैसा हो, जेब में उसकी पैसा हो, तब आ पाएगा वो। जी हमारी मिजाज बन गया है। तो सत्ता पार्टियों की बेस पर नहीं आनी चाहिए,
कैंडिडेट की बुनियाद पर नहीं आनी चाहिए। जो आदमी चुनकर आया है, इंडिविजुअली हर आदमी को अधिकार है कि वो चुनाव लड़े। पार्टी का बाउंड होकर लड़ेगा तो जनता का हितैषी नहीं हो सकता, पार्टी का हितैषी है। पार्टी का बाउंडेड पर्सन है, पार्टी का बाउंडेड नौकर है। जो पार्टी चाहेगी वो करेगा, जनता की हित की बात कहाँ से करेगा? फिर सत्ता पार्टियों की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए, सत्ता जो चुनकर आए हैं उनकी बुनियाद पर होनी चाहिए कि वो किसके साथ हैं, उनकी मेजोरिटी किसके साथ है। आज ओबीसी के लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं, सरकार पॉलिसी बनाती है, जो आएगा हम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, और कोई नहीं बोल रहा है इसके ऊपर। कहाँ उलझा दिया है? धर्म की राजनीति, धर्म को हावी कर दिया राजनीति के ऊपर, जबकि इससे किसी को ताल्लुक नहीं है, लेकिन धर्म को हावी करना है, तभी तो बात बनेगी, तभी तो राज चलेगा, तभी तो राज में लेकर आएंगे। तो देश की जनता के सामने जो समस्या उसकी रोजगार की, आप बताइए कहाँ आदमी का रोजगार? जब ये सयाजी बता रहे थे कि वो तो 1% लोगों के हाथों में है रोजगार सारा, और जब जिनके हाथ में जो चला रहे हैं उन्हीं के लिए तो बात होगी, तो पॉलिसी उन्हीं के लिए बनेगी। जितनी पॉलिसियाँ बनती हैं सरकार आने के बाद, जो पार्टियां सरकार बनाती हैं वो पॉलिसियां उन्हीं के लिए बनाती है जिनके पैसे से वो चुनाव लड़ते हैं, जिनके पैसे से वो अपने काम चलाते हैं, उनकी तो बात करेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ 70% राजनेताओं के हाथ में पब्लिक स्कूल हैं, कहाँ से खत्म कर देंगे? उन्हीं की जरिए चल रहा है, और वो सब राजनेता हैं, वो सबके वहाँ लिंक है। तो राइट टू एजुकेशन को सही तरीके से लागू किया जाए तब बात बनती है। अब राजनीति उसमें भी घुसेड़ी जा रही है, उसमें भी लगाई जा रही है एजुकेशन पॉलिसी में। अब देखिए आप धर्म शामिल करना शुरू कर देंगे, इसके बगैर राजनीति कहाँ से होगी? सवाल तो राजनीति करने का है, और राजनीति का व्यवसायकरण हो चुका है, तो इसको मार्केटिंग करनी है, इसको जिंदा रखना है, इस कारोबार चलते रहने के लिए इसी मार्केटिंग की ज़रूरत है। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है। मिट्टी के माधव हमारे बीच में बैठे हैं देश के अंदर चुनाव में वोट देने के लिए, जैसे मजा बेवकूफ़ बनाओ उनको और उनको वोट ले लो उनसे, बस सब मिट्टी बातें क्या है, इनको जितने बेवकूफ़ बना लो। मेरे बहुत सारी पॉलिसी हम जानते हैं, बहुत सारे हम संघों की पॉलिसी जानते हैं हम, लेकिन हम कहें किससे जाकर? जिनकी बीच में जाते हैं वो तो पार्टी में बैठे हुए हैं, वहाँ पे आदमी की कदर नहीं है। मेरे उस्ताद थे सईद खान साहब, बहुत काबिल आदमी थे। जब चुनाव लड़े तो मैंने जनता को कहते हुए सुना, अरे बहुत काबिल आदमी लड़ रहा है, इससे ज़्यादा ईमानदार से शरीफ आदमी पूरे दिल्ली में कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, लेकिन जीतेगा नहीं, इस पर कम वक्त पैसे तो है नहीं, पैसे वाला आदमी चाहिए चाहे कैसे भी हो। आप देखिए दिल्ली में कई पार्टियों के एमएलए में नाम लेना नहीं चाहता, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए आप, काउंसिलरों की, एमएलए की, आप देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, और वो आपके एमएलए हैं। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वो आपके एमएलए हैं जिन्हें ये नहीं पता कानून किसे कहते हैं। मैंने एक कॉन्फ्रेंस के अंदर एक मंत्री को, एक एमएलए को, उस क्षेत्र के एमएलए थे वो, जब मैंने राइट टू एजुकेशन में बात करी और कानून की बात की, मैं नहीं जानता, मुझे बाद में आके बताइएगा जब बताऊंगा। मैं असेंबली का मेंबर कह रहा है मुझे नहीं पता राइट टू एजुकेशन क्या होता है। हमने उनको चुनाव के लिए एमएलए बना के भेजना है। जो आदमी एमएलए, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर, जिसको ये नहीं पता कानून क्या है, कि सब कोई एक नाम बताइए किसी एमएलए ने, किसी काउंसिलर ने, किसी भी भ्रष्ट पदाधिकारी को, सरकारी अफसर को कभी कोई ट्रांसफर टकरा दिया हो, चैलेंज कर दिया हो। मैं कई लोगों को जानता हूँ, कई कमीशन में मेंबर रहा हूँ, मैं ओबीसी कमीशन में, माइनॉरिटी कमीशन में, कई जगह रहा हूँ मैं मेंबर। मैंने वहाँ देखा है उन चेयरमैनों को, उन लोगों को ये कहते हुए, अरे देलवी साहब इनको अफसरों को चैलेंज करना छोड़ो, खामखा कुछ दिन यहाँ पर रहना, सीट के पर बैठे रहने दो यार, क्यों खामखा इसमें जा रहा हूँ उनको, हमें रहने दो, हमें यहाँ पर सीट मिली है या चेयरमैन सीट मिली है, छिनवाओगे क्या हमसे? हम अफसरों से उलझे। फिर मैंने खुद चैलेंज किए जाके, और मैंने 3 एग्जाम सस्पेंड कराए लीगल नोटिस भेजकर। कोई बोलने वाला नहीं है हमारे यहाँ। तो आदमी जब एमएलए या काउंसिलर या एमपी बनता है तो वो इलेक्शन के दौरान में बहुत सारी बातें करता है, जनता के हित की, देश के हित की, और जब चुनाव जीत जाता है तो सड़क पानी बिजली से आगे नहीं जा पाता, उसके अलावा कुछ नहीं करता। किसी अफसर को, किसी पॉलिसी को चैलेंज नहीं करता वो, ना उसमें हिम्मत होती है कि इसके कैंडिडेट वो पार्टी का है, हमारा नहीं है, उम्मीदवार एमएलए एमपी पार्टी का है, हमारा नहीं है। सारी में संघर्ष करते रहो,
चुनाव आएगा तो वो आदमी जीतेगा जिसकी ना क्वालिफिकेशन होगी, ना उसके पास कुछ समाज का वर्च होगा, ना उसकी कोई बैकग्राउंड होगी, वो बस पार्टी का गुलाम होगा। जितना बड़ा गुलाम होगा उतनी बड़ा पोस्ट मिलेगी उसको, उतनी बड़ी सीट मिलेगी उसे, बाकी मारे मारे फिरते रहो। तो आज देश की ज़रूरत जो है एजुकेशन, रोजगार, सेहत और सामाजिक सुधार, इस सब के ऊपर अगर इस देश की सरकार की नज़र नहीं रही है तो इसका बाइकाट होना चाहिए और इन चीज़ों को सामने रखकर चाहे चुनाव की बात करनी चाहिए, तब चुनाव की बात बनेगी, तब देश के जनता का विकास होगा। ये विकास की बात करने वाले, सड़कों के विकास की हमें ज़रूरत नहीं है, उसके लिए सरकारी पदाधिकारी मौजूद हैं। हमें विकास चाहिए समानता का, हमें विकास चाहिए सांप्रदायिक स्वभाव का, हमें विकास चाहिए इस देश में हर नागरिक को शिक्षा के स्तर पर खुद कफील साधन संपन्न होने का, कारोबार में साधन संपन्न होने का, ये विकास चाहिए तो विकास होगा। बाकी कोई विकास की कोई हैसियत नहीं है, ये सब बेकार की बातें मेरे नज़दीक। तो माफ़ी चाहूँगा किसी को अगर बात गलत लगे, लेकिन बहरहाल क्योंकि जिन लोगों में मैं उठता बैठता हूँ, जिन लोगों में रहता हूँ, जिसमें समाज में काम करता हूँ, मैं ओबीसी से आता हूँ और एक फेडरेशन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाई है। पूरे देश में हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं, हम सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। एनजीओ बनाते हैं, संस्था बनाते हैं, और ये बनाने के बाद में अक्सर लोगों को मैंने देखा है सरकार के गुलाम बन के बैठते हैं कि हमारी सरकार क्या देगी हमको, हमें देखना है बस। उनका अपने पास कुछ नहीं होता, इसलिए कि किसी को सोर्स कोई है ही नहीं। तो जो भी हैं, आप पार्टियों का यहाँ से मैं कहना चाहता हूँ कि पार्टियों को चैलेंज दीजिए कि या तो वो पॉलिसी बनाने की बात कीजिए, इस पॉलिसी में चेंज कब होगी बता दीजिए हमको अभी से, क्योंकि आप पॉलिसी आज बनाएंगे, इलेक्शन बाद में पॉलिसी नजर नहीं आएगी आपकी। इन पार्टियों को चैलेंज करना है तो जनता को मजबूत कीजिए, जनता को मुत्तहिद कीजिए, जनता यूनाइट होगी। इस पॉलिसी, जो पॉलिसी की बात करते हैं हम तो पॉलिसी के खिलाफ हैं हम तो, क्योंकि पॉलिसी है ही नहीं। हमारी पॉलिसी कहाँ है? नाम विकास देते हो, करते विनाश हो। नाम विकास का है, हो रहा है विनाश। तो हमें इस देश में, इस देश को मजबूत अगर करना है तो देश की जनता मजबूत होनी चाहिए। और जनता देश की मजबूत जब होगी जब कोई आदमी, चाहे कारोबारी तौर पर, चाहे शिक्षा के तौर पर या स्वास्थ्य के तौर पर, अपने आप को मजबूर महसूस ना करे। अगर मेरे पे पैसा होता, मेरा बच्चा पढ़ जाता, आज मेरे पैसा नहीं है, मैं मारा मारा फिर रहा हूँ। अभी दिल्ली में पॉलिसी थी रिएम्बर्समेंट ट्यूशन फीस की, मैं जानता हूँ लोगों पे क्या बीती है। लोगों ने बच्चे को प्राइवेट में दाखिल तो करा दिया, फीस देने के पैसे नहीं है, किस तरह से वापस करा दो, किस तरह से हमें वापस दिला दो। राज्य में धक्के खाते फिरता था कि एचएम क्या कुछ किया, और वहाँ पर उनके पेपर तैयार करने के लिए लोगों को जूझना पड़ता था। तो इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम इस देश की जनता को उसकी अपनी बेसिक समस्याओं के प्रति जागरूक करें। उसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़े, संगठन बनाना पड़े, एकजुट होना पड़े, इस पर काम करें। और इन पार्टियों को गठबंधन क्या ईमान है, ये क्या धर्म ईमान है भाई? पार्टी किस चीज़ का है? मेरे दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ, पार्टी किस चीज़ पे बनती है? विचारधारा पे ना, या नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, बताइए आप। पार्टी विचारधारा के बुनियाद पर तय होती है ये लोगों के बिठाने पे? विचारधारा तय होती है तो पार्टी ज्वाइन करता है आदमी। कोई किस पार्टी में क्यों है? नहीं, मैं ये नहीं है, मैं इसकी नहीं हो रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पार्टी ज्वाइन क्यों किया आपने? इसकी विचारधारा सहमत है तभी ना। और उसके बाद में मालूम हुआ कि अगली बार टिकट नहीं मिला, पार्टी दूसरी ज्वाइन कर ली, कोई बात ही पार्टी छोड़ के चले गए, गठबंधन हो गया। दो पार्टियां आपस में लड़ रही हैं अभी विचारधारा के बुनियाद के ऊपर, एक दूसरे टकराव है, और चुनाव आया तो गठबंधन हो गया, एक जगह मिल गया, बैठ गए। क्या बात है ये? कहाँ गई विचारधारा? वो कैसे? एक आदमी एक पार्टी में, आज एक कांग्रेस में बैठा हुआ है, थोड़ा सा मामला गड़बड़ हुआ पार्टी के अंदर, उसके बैठ के उसकी बात नहीं चल रही थी, उसके बाद पूछा नहीं जा रहा था, उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, बीच में चला गया फुसल करो। और उसके बाद में 7 साल मारा, फिर देखा वहाँ से बात नहीं बनी, चलो वापस फिर कांग्रेस में आ गया। एक बीजेपी छोड़ कांग्रेस में चला गया, बाद में छोड़ कांग्रेस में चला गया। तो भाई इन लोगों का धर्म ईमान क्या है? इनकी विचारधारा क्या है? ये कोई विचारिक संस्थान नहीं है, विचारिक लोग नहीं है, जनता के हितैषी नहीं है। ये तो अपने स्वार्थ के हैं, अपना उल्लू सीधा होना चाहिए बस। पार्टी कोई सी भी हो, इनमें पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। तो हम खामों के चक्कर में पड़ेंगे, इन पार्टियों के चक्कर में क्या पड़े? कि किसी पार्टी विचारधारा हो तो हम बात करें भी, विचारधारा नाम तो कोई चीज़ है नहीं वहाँ पर। वहाँ तो जाति स्वार्थ है, निजी स्वार्थ। कैसे टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, पद मिलेगा नहीं मिलेगा, हैसियत बनेगी नहीं बनेगी, तो पार्टी में रहना है। वरना आज छोड़ो, कल यहाँ चलेगा, परसों वहाँ चलेगा, फिर वहाँ चलेगा, फिर इधर आ जाओ वापस घूम के। कोई नहीं पूछेगा कि तेरा मन क्या, तेरा धर्म मन क्या है भाई? तो यहाँ क्यों था, वहाँ क्यों चला गया?
विरोधी पार्टी में चला गया। मैंने बहुत सारे लोग देखे कल तक बीच से मिलकर सरकार चला रहे थे, सरकार में बैठे हुए थे, आज बाहर निकल के वो बना रहा है, अपना कुछ बनाना है जी। तो ये कारोबारी मामला है, सियासत कारोबार बन चुकी है। जब से राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है तभी से शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, तभी से स्वास्थ्य का, स्वास्थ्यिक इदारों का व्यवसायीकरण हुआ है, और तभी से सामाजिक संस्थाओं का भी व्यवसायीकरण हो गया है। लोग भी देख रहे हैं कि कहाँ से माल मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, वहाँ जाएंगे। इसलिए जनता को जागरूक करने के लिए हमें इस देश की जो पार्टियों की जो पॉलिसियाँ बनाते हैं इनको चैलेंज करना पड़ेगा, और इनके खिलाफ, इनके साथ खड़े होकर हमें देश की जनता को बेदार करना होगा, तब इस देश का माल बचेगा। वरना खाली हर इलेक्शन में हम इस तरह की बातें करते रहें, अपना शोक मनाते रहें, आंसू बहाते रहें, बुरा भला कहते रहें, तनकीद टिप्पणी करते रहें, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यहाँ जनता बैठी है, ना कोई और बैठा हुआ है। मैं फिर वो बात कहता हूँ कि हमसे कातिल का ठिकाना नहीं ढूंढा जाता, हम बड़ी धूम से बस शोक मना लेते हैं। तो हम शोक मनाने का बस समय अब नहीं है। सब बुद्धिजीवी बैठे हैं, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने समाज में, जगह जगह जाके इस पर जनता को जागरूक करें और उनको बताएं कि असल चीज़ क्या है, देश का विकास किस में होगा और देश की राजनीति कहाँ से जहाँ पहुँचेगी तो इसका फ़ायदा होगा। यही मुझे अर्ज़ करना था। बहुत बहुत शुक्रिया।